तो हेलो बच्चों, जैसा कि अपने को पता है कि एनसीईआरटी ने अपना लेटेस्ट बुक जो है उसको अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। तो साइंस का भी नया बुक आप सबों ने, जैसा मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबों ने देख लिया होगा, बहुत इंतजार किया आपने। और ये जो आपका साइंस का बुक है वो एक्सप्लोरेशन के नाम से आया है। पहले ये साइंस के नाम से आता था बुक। कवर भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कवर बनाया है। इसके अंदर के भी कंटेंट सबको देखेंगे तो बहुत सारे ग्राफिक्स को ऐड किए हैं। चैप्टर्स भी जो है सो कुछ चैप्टर पुराने एक्सक्लूड हो गए हैं, जैसे ग्रेविटेशन, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये सब चैप्टर एक्सक्लूड हो गए हैं। कुछ चैप्टर इंक्लूड भी हो गए हैं। इंक्लूड में जैसे अर्थ साइंस को इंक्लूड किया है। इसके अलावा हर चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स को बढ़ा दिया है, जैसे वर्क एनर्जी में सिंपल मशीन को भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसको एनसीईआरटी और सीबीएसई के कोलैबोरेशन में मिलकर के इसको बढ़ाने का कोशिश किया है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दे सके, मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप कर सके। तो हम लोग इस चैप्टर को जो है बिल्कुल नए सिलेबस और नए करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और 2-3 लेक्चर में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और जैसे जैसे हम लोग इस टॉपिक को आगे पढ़ते जाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सबको भी सॉल्व करते चले जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो बुक में दिया हुआ है वो कुछ इस नाम से है। बुक का चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। और डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस बोले या इसी को हम लोग पहले मोशन के नाम से पुराने वाले एडिशन में पढ़ते थे। बहुत सारे कंटेंट सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ चेंज भी हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट तो हम लोग फिर से वहीं से करेंगे कि मोशन होता क्या है। मोशन और रेस्ट किसको बोलते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है गति और विराम। तो क्या होता है मोशन, क्या होता है रेस्ट, इसको समझते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग कि मोशन होता क्या है। तो मोशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन से हम लोग समझते हैं कि मोशन का मतलब कि जब भी कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करे तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन में है। जैसे when an object change its position with respect to time then it is called in motion। और रेस्ट कब कहलाएगा? तो जब समय के साथ और किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ अपने स्थान को चेंज ना करे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। कि when an object does not change its position with respect to time and its reference point then it is called in rest। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बस जो है ये बस मोशन में है। कैसे बोलेंगे कि बस मोशन में है? क्योंकि अगर इसके रेफरेंस पॉइंट को पेड़ को माना जाए या इस बिल्डिंग को माना जाए तो बिल्डिंग पेड़ तो स्टेशनरी पोजीशन में है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बस जो है वो मूव कर रही है, इसलिए बस क्या हो जाएगा? तो मोशन में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस तरह से ये बच्चा है, बच्चा एक बस में बैठा हुआ है और ये बच्चा जो है अगर बस के रेस्पेक्ट में देखे, बस के अंदर अगर ये बच्चा बैठा हुआ है तो इसको तो सब कुछ स्टेशनरी पोजीशन पर ही लगेगा। इसको लगेगा कि सब कुछ रुका हुआ है, तो बस में ये भी रुका हुआ है। तो बस के रेफरेंस पॉइंट से अगर देखा जाए तो बच्चा रेस्ट में है, लेकिन बाहरी दुनिया के रेफरेंस पॉइंट से देखा जाए तो ये बच्चा भी मोशन में है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि when an object change its position with respect to time and reference point then it is called in motion, and when an object does not change its position with respect to time and reference point then it is called in rest। एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो रेस्ट है या ये मोशन है ये हमेशा रिलेटिव होता है, मतलब किसी चीज के कंपैरिजन में। वैसे तो हमारा अर्थ भी कंटिन्यूअसली मोशन में है, लेकिन अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारे अर्थ पर प्रेजेंट चीजों को ही माने तो हम लोग सब रेस्ट में लगेंगे, क्योंकि सबका तो मूवमेंट का स्पीड एक जैसा ही है। कैसे आप देखते हैं कि दो ट्रेन अगर पैरेलल चल रही हो एक ही डायरेक्शन में तो आपको लगेगा कि दोनों ही ट्रेनें रुकी हुई हैं, क्योंकि उनका रेफरेंस पॉइंट अगर एक दूसरे को देखा जाए तो रेस्ट में लगेगा। लेकिन उसी का रेफरेंस पॉइंट अगर अगल बगल के पेड़ पौधे बिल्डिंग्स को देखा जाए तो अपने को लगेगा कि नहीं, हाँ ट्रेन जो है मोशन में है। तो इस बात को ध्यान देना है कि चाहे वो मोशन हो चाहे वो रेस्ट हो, ये दोनों ही रिलेटिव टर्म है और ये दोनों ही डिपेंड करते हैं अपने रेफरेंस पॉइंट पर कि किससे उसको रेफर कर रहे हैं। सो अंडरस्टूड? आसान सा बात था, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग मोशन का डेफिनेशन तो हम लोग समझ ही गए, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मोशन की बात करें तो इसमें 3 चीजों के बारे में समझना जरूरी है। क्या क्या 3 चीजें? तो इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। और वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो अगर कोई चीज मोशन में है तो हम लोग ये बोलेंगे ना कितने देर तक मोशन में है, कितने दूर तक मोशन में है, यानी कि डिस्टेंस, कि क्या डिस्टेंस है जहां तक ये मोशन में रहा है ऑब्जेक्ट। दूसरा, कितनी देर तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका मतलब टाइम। और तीसरा, अगर मोशन में है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब किस स्पीड से चल रहा है ये। तो 3 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मोशन के, डिस्टेंस, टाइम और तीसरा जो हो गया उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड। अब आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस किसको बोलेंगे, टाइम किसको बोलेंगे और स्पीड किसको बोलेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं
ये कौन सा टर्म है हमारा, डिस्टेंस से। डिस्टेंस को ही समझते हैं किसको बोलते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब होता है कि कितना लेंथ कवर किया गया है एक बॉडी, मूविंग बॉडी के द्वारा, वही उसका डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल कि अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर खड़ा है और उस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया है जो कि 5 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर वो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आ गया जो कि फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस है, और सी पॉइंट से यहां तक आया है डी पॉइंट तक की जो कि 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये टोटल लेंथ कितना इसने कवर किया, तो लेंथ कवर किया 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 2 मीटर, यानी 12 मीटर का इन्होंने डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। तो यही इसका डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट तक आया, बी से सी तक गया, सी से वापस डी तक गया, और डी से फिर से ए पॉइंट तक आ गया। और अगर ये डिस्टेंस ए बी का 5 मीटर है, बी सी का जो है 3 मीटर है, यही पैरेलल लाइन ये भी 5 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, तो टोटल लेंथ इसने कितना कवर किया, तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर, सबको अगर जोड़ देंगे तो 16 मीटर, यानी इसका टोटल डिस्टेंस लेंथ कवर जो है वो है 16 मीटर, और वही इसका डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगा। अच्छा, मीटर क्या है, तो मीटर एक यूनिट है। कौन सा यूनिट है, तो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है लेंथ कवर, लेंथ को मेजर करने का वो मीटर। इसके अलावा हम लोग किलोमीटर में, मिलीमीटर में, माइल में, इवन की लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस नापने का ही यूनिट है। क्या होता है लाइट, तो लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 1 लाइट ईयर कहलाता है। तो है तो डिस्टेंस ही, सुनने में लगता है लाइट ईयर समय का कोई यूनिट होता होगा, लेकिन है तो डिस्टेंस नापने का यूनिट। तो डिस्टेंस नापने के कई सारे यूनिट हैं, लेकिन उसमें जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। समझ गए हम लोग, तो डिस्टेंस क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा टाइम की। ये टाइम क्या होता है, तो देखिए टाइम भी जो है एक एसआई यूनिट ही, एक बेसिक क्वांटिटी ही है जिसका एसआई यूनिट जो है वो सेकंड होता है। लेकिन टाइम किसको बोलेंगे, तो जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो कितने दूर तक मोशन में, वो तो डिस्टेंस है, लेकिन कितनी देर तक मोशन में, वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में तो उसको टाइम लगा होगा ना। तो जितना उस मोशन को कंप्लीट करने में जो ड्यूरेशन लगा है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम, कि द ड्यूरेशन टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मोशन इज कॉल्ड टाइम। ठीक, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी which used to calculate the duration to cover a particular distance। ठीक है, अब अगर इसका यूनिट तो सेकेंड हो जाएगा। अब अगर बात करें अगले क्वांटिटी की, जिसको अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। तो अब ये समझिए स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही उसका स्पीड कहलाता है। अब स्पीड का फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं ना कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को बोलेंगे स्पीड। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स, दोनों ही तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये स्पीड का यूनिट हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आपको तीनों ही चीज समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस क्या है, कि टोटल लेंथ कवर बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। दूसरा है टाइम क्या है, तो द ड्यूरेशन टू कवर अ डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम, इस एसआई यूनिट इज सेकेंड। और स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल, द स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड सेकेंड। तो डिस्टेंस टाइम और स्पीड, ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मोशन के। अब आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो ये स्पीड जो हम लोग पढ़े, तो स्पीड के बारे में और थोड़ा सा एवरेज स्पीड के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि सपोज कोई पर्सन जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की उसने जर्नी की है, और ये डिस्टेंस सपोज करिए कि 100 किलोमीटर है, और इसे ट्रेवल करने में से 2 आवर का टाइम लगा है। ठीक, 2 आवर का टाइम लगा। तो अगर इस फॉर्मूले से, स्पीड के फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी स्पीड है। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोच करके देखिए कि क्या ये पॉसिबल है कि जो भी पर्सन या जो भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड से चल रहा है वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द जर्नी क्या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगा? तो आंसर है नहीं। उसका स्पीड कभी ज्यादा भी होगा, कभी कम भी होगा, कभी ऑब्जेक्ट रुक भी जाएगा। तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, कौन सी स्पीड है? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एक एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड यानी कि थ्रू आउट द जर्नी कंप्लीट होने के बाद जितना टाइम लगा है, तो उस
डिस्टेंस ट्रेवल को और टाइम को डिवाइड कर दिए तो एक एवरेज स्पीड निकल के आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब ये पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट कभी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी चला होगा, ये भी पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट 50 से कभी कम भी स्पीड में चला होगा, कभी 50 से ज्यादा स्पीड में भी चला होगा, ठीक ना। लेकिन एक एवरेज स्पीड जो कैलकुलेट होकर के आया वो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम लोग एवरेज स्पीड के लिए हम लोग जो अगर फॉर्मूला निकाले तो कैसे बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितनी दूर चला ऑब्जेक्ट और कितनी देर में चला, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यही एवरेज स्पीड कहलाता है। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, अभी तो आराम से समझ में आ रहा होगा। अब इस एवरेज स्पीड के का कन्वर्जन जान ले हम लोग। अगर एवरेज स्पीड या स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो इसको तो मीटर पर सेकेंड इसका स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा, लेकिन अब मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है तो इसको कितना कन्वर्ट करते रहे। हम लोग जनरली देखते हैं किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालते हैं, मीटर पर सेकेंड में भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अपने को ये कन्वर्जन आना चाहिए कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, या मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है बाबू, इसको ध्यान देंगे हम लोग कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उसको 5/18 से जो है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और अपने को इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करें, तो पहले तो 36 को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा, और 1 आवर है इसको 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 3600 सेकेंड, क्योंकि एक मिनट में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट और हर घंटे में 60 सेकेंड, तो टोटल 60 इंटू 60 करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 2 0 कट गया, 2 से 5 बार में और 2 से 18 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 5/18 ही आया। इससे काटिए 18 2 जा 36, यानी ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका उल्टा, अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, फिर क्या करेंगे, तो फिर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, तो चेक करते हैं आंसर। जैसे ये 10 मीटर पर सेकेंड है, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदले तो इतना आ जाना चाहिए। अगर इतना आ जाएगा तो सोचेंगे फॉर्मूला सही है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये 10 मीटर पर सेकेंड जो है इसको अब हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से 2 टाइम्स में 18 इंटू 2, तो ये भी फिर से आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा कन्वर्जन सही है। तो इसको ध्यान रखेंगे, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये था हमारा स्पीड और एवरेज स्पीड। अब इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहें, एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम को, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, पहला प्रॉब्लम है जो हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कार ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स and then 180 kilometers in 3 hours, तो find its average speed in the entire journey, मतलब इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा एवरेज स्पीड निकालने के लिए कि टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है 120 और प्लस 180 किलोमीटर, ठीक, और टाइम कितना लगा है, तो 120 किलोमीटर ट्रेवल करने में 2 आवर और प्लस 180 ट्रेवल करने में 3 आवर, तो 2 + 3 आवर्स। तो इसको सॉल्व अगर किया जाए तो 300 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 5 आवर्स, तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड निकल करके आ गई। कितना आसान है ये, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो चलिए अगला प्रॉब्लम, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है कि ये ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। मतलब एक ट्रेन जो है सर्टेन डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में,
और वहीं से वापस रिटर्न आ जाती है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या है। अच्छा, कुछ बच्चे जब नया नया पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सोचेंगे इन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, 50 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। अपने को क्या निकालना, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, और ये दोनों तो स्पीड है, तो पहले अपने को डिस्टेंस कुछ मानना होगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि लेट द सर्टेन डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। अगर डिस्टेंस x किलोमीटर है तो अगर वो जा रहा है पहले स्पीड जो है वो है अपना 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गया, डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो यहां से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं क्या। तो आंसर आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो स्पीड इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ा तो देयरफॉर टाइम बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम बराबर हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस यानी कि x और स्पीड यानी कि 60, तो इतना आवर। ठीक है, अब वापस रिटर्न भी तो सेम डिस्टेंस पर आएगा, तो जब रिटर्न हो रहा है तो रिटर्निंग डिस्टेंस भी तो इतना ही है, रिटर्निंग डिस्टेंस भी तो x ही किलोमीटर है, और उसके लिए स्पीड जो है वो चेंज हो गया। अब स्पीड कितना हो गया है, तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, तो फिर से सेम फॉर्मूला लगा देंगे, तो आ जाएगा x/40 आवर। ठीक, अब अपने को टोटल डिस्टेंस पता चल गया है, तो अगर अब यहां से हम लोग एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था, कि टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया अपना x और प्लस x किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है, तो x/60 और प्लस x/40 आवर्स, x/60 जाने में और x/40 आवर आने में। अब इसको सॉल्व किया जाए तो x हो गया 2x, उसके बाद 60 और 40 का एलसीएम अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम 20 से 2 बार में और 3 बार 6, तो 120, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय, अब 60 से 120 2 बार में, 2 इंटू एक्स तो 2x, प्लस 40 से 3 बार में तो 3x, ये कितना हो जाएगा, तो 2x बाई 5x डिवाइडेड बाई 120, डिवाइड का डिवाइड होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, x x कट गया, 5 से काटते हैं, 5 से 2 बार में 10, 4 बार में 24, 20, 24 गुना 2, तो ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। अब चेक करिए कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया इसको। अपने को डिस्टेंस पता नहीं था तो हम लोगों ने डिस्टेंस को x किलोमीटर मान लिया। अब x किलोमीटर अगर गए हैं तो x किलोमीटर आए भी होंगे, और x किलोमीटर गए हैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, तो टाइम कितना लगेगा, तो x/60 आवर। इसी तरह से x किलोमीटर जब आए हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आया तो टाइम लगा x/40 आवर। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कैसे निकालें, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी 2x डिवाइडेड बाय x/60 प्लस x/40 सॉल्व किया हमने तो 48 किलोमीटर पर आवर आया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक इसी तरह का एक प्रॉब्लम है जो हम लोग करेंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour, and on returning trip along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. So what is the average speed for Abdul's trip? मतलब क्वेश्चन है, अब्दुल नाम का एक बच्चा है जो अपने स्कूल जब जा रहा होता है, तो जब मॉर्निंग में जा रहा होता है स्कूल, जैसे आप लोग जाते हैं, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, और जब छुट्टी हुई वापस घर आ रहा तो ट्रैफिक कम है तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वापस आया। तो बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। अब जैसा हम लोगों ने पिछला प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक उसी तरह का प्रॉब्लम है। तो एक बार फिर से समझते हुए चलते हैं कि लेट, मान लीजिए कि ये अब्दुल का जो है घर है, ठीक, ये अब्दुल का घर है और ये जो है उसका स्कूल है, ये जो है उसका स्कूल है, अब्दुल का ये स्कूल है, और घर से स्कूल की दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि वो
x किलोमीटर है। तो द डिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम इज x किलोमीटर। एंड जब स्कूल जा रहा होता है तो स्पीड इसका क्या है, स्पीड वाइल गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम, तो वो था अपना 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगा होगा इसको पहुंचने में हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड यानी x बाय 20 आवर। अब ये स्कूल से वापस रिटर्न भी तो जाएगा बच्चा, जब स्कूल आ गया तो स्कूल से वापस भी जाएगा। तो जब ये वापस जा रहा होगा उस समय भी डिस्टेंस तो उसका x किलोमीटर ही होगा, लेकिन स्पीड आने की कितनी है 30 किलोमीटर। तो फिर से डिस्टेंस जो है ऐसे इसको लिखते हैं, अगर लैंग्वेज में आप लिखना चाहे तो इस तरह से लोग लिख सकते हैं, वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से घर लौट रहा है तो इसके लिए डिस्टेंस कितना है, तो तब भी डिस्टेंस x किलोमीटर ही है। स्पीड कितनी हो गई, तो अब स्पीड बढ़ गया बच्चे का, x बाय 30 आवर हो गया है। तो इसको टाइम कितना लगेगा स्कूल से वापस आने में, तो टाइम लगेगा x बाय 30 आवर, वही टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिए। तो देयरफॉर इसका अगर एवरेज स्पीड हम लोग निकालना चाहें, एवरेज स्पीड, तो वो क्या आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस यानी x प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, तो x बाय 20 और प्लस x बाय 30, जैसा आप लोगों ने पिछला बनाया था 2x और डिवाइडेड बाय 20 30 का एलसीएम 60, 20 से 3x और 2x यानी 2x बाय 5x और डिवाइडेड बाय 60 है तो मल्टीप्लाई हो गया, x कट गया, 5 से 12 बार 12 गुना 2 तो 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोगों ने एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। 3 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 डिफरेंट टाइप के, और एक क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ऐसे पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग का लगभग सेम पैटर्न पे बनाया, बस हम लोगों ने डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लिया था। तो मेरे ख्याल से अब एवरेज स्पीड जो है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड के बाद हमारा टॉपिक है, जब हम लोगों ने स्पीड पढ़ लिया तो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एक स्पीड कितने तरह का होता है, ठीक ना, या इसी को बोलते हैं मोशन कितने तरह का होता है। तो अपने को इस चैप्टर में जो है 2 तरह के मोशन पढ़ने हैं या स्पीड पढ़ने, कौन कौन सा, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसके मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ डायग्राम बना हुआ है, सपोज करिए कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है D है, और A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में टाइम लगा T। अब B से C पॉइंट का भी डिस्टेंस सपोज सेम ही है, D ही है, और टाइम फिर से T ही लग रहा है। इस तरह से C से D तक आने के लिए भी डिस्टेंस D ही और टाइम T ही लग रहा है। D से E पॉइंट तक आने के लिए भी डिस्टेंस D ही और टाइम T ही लग रहा है। यानी कि यहाँ पर हर इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इक्वल टाइम लग रहा है। तो इस तरह के स्पीड या मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशन देख लीजिए क्या हो जाएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब थोड़ा सा समझते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो जैसा कि नाम ही है कि यूनिफॉर्म एक समान, तो नॉन यूनिफॉर्म अलग अलग। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब अनइक्वल डायग्राम गलत है, तो अनइक्वल डिस्टेंस को कैसे हम लोग बोलेंगे, या डायग्राम गलत क्या है सही ही मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि ये फिर से पॉइंट है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, और अब A पॉइंट से B पॉइंट तक की दूरी जो है वो D1 है और इसको जाने में T टाइम लगा। फिर B से C तक की डिस्टेंस जो है D2 हो गई, लेकिन टाइम अभी भी इसको T लग रहा है। C से D तक की डिस्टेंस अब D3 है, और ये हम लोग बोलते चलेंगे कि ये D1 इक्वल नहीं है D2 के, D2 इक्वल नहीं है D3 के, D3 इक्वल नहीं है D4 के, और टाइम T लग रहा है अगर कवर करने में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है।
चलिए इसको आसान डेफिनेशन समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, जिस जाने में 1 मिनट लगा, और ये दूरी मान लीजिए 5 मिनट का है, 5 मीटर का है। अब बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गया जो कि 1 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन फिर से इसको 1 मिनट ही लाने जाने मिलेगा। फिर सी से डी पॉइंट तक चला गया जो दूरी 10 मीटर है, लेकिन जाने में 1 मिनट लगा है। फिर सी से डी पॉइंट तक गया है जो कि दूरी फिर से 4 मीटर की है और 1 मिनट लगा है। और फिर डी पॉइंट से ई पॉइंट तक ही गया है जिसकी दूरी मान लीजिए कि 2 मीटर की है और जाने में 1 मिनट लगा है। तो अगर टाइम देखा जाए तो टाइम तो 1-1 मिनट ही लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इस मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब इन दोनों ही मोशन को, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, इसको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफ कौन कौन सा? तो 2 तरह का ग्राफ, एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और दूसरा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आइए हम लोग करके देखते हैं ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पर इस मोशन को रिप्रेजेंट करके। एक डायग्राम तो बना हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए? चलिए, हेडिंग तो यही रहेगा कि हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ही कर रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और ये टाइम एक्स, अच्छा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग लिख देते हैं टाइम, और वाई एक्सिस पर हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस। ठीक, अब टाइम एक्सिस पर हम लोग समय मानते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है जिसका वैल्यू 0 है। अब ये टाइम मानते चलते, ये मान लीजिए 1 सेकेंड हुआ, यहाँ पर मान लीजिए 2 सेकेंड हो गया, यहाँ पर 3 सेकेंड हो गया, ये 4 सेकेंड हो गया, ये 5 सेकेंड हो गया। और डिस्टेंस मानते चलते ओरिजिन से यहाँ पर जो है 10 मीटर की दूरी है। फिर इतनी ही दूरी में यहाँ 20 मीटर कर देते हैं, फिर इतनी ही दूरी में यहाँ 30 मीटर कर देते हैं। यही दूरी अब यहाँ पर 40 मीटर हो गई, यही दूरी यहाँ पर 50 मीटर की हो गई। ठीक, अब अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो सपोज ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, तो फिर दूसरे सेकंड में भी तो अगला 10 मीटर ही ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर तीसरे सेकंड में भी तो अगला 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चौथे सेकंड में भी तो अगला 10 मीटर का ही दूरी इसके द्वारा तय होगा, 5वें सेकंड में भी अगला 10 मीटर का ही दूरी तय होगा। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये स्लोप हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो मोशन है जो कि इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल को दिखा रहा है, ये मोशन जो है ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट का। समझ गए? अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए हम लोग फिर से ग्राफ बनाते हैं। इसमें भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर भी हम लोग टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग डिस्टेंस लिख लेते हैं। और फिर से वही चीज़ कि यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, ऐसे करके। और डिस्टेंस जो है 10 मीटर है, फिर यहाँ 20 मीटर है, यहाँ 30 मीटर है, यहाँ 40 मीटर है। अब सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट पहला 1 मिनट में जो है 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने, ठीक, लेकिन दूसरे सेकंड में उसका डिस्टेंस ट्रेवल मात्र 12 मीटर का हो पाया। तीसरे सेकंड में सपोज करिए वो 30 मीटर में पहुंच गया, चौथे सेकंड में भी वो 30 पर ही रह गया, आगे ही नहीं बढ़ा। तो अब जो इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ स्लोप ना बन करके कुछ दूसरा सा लाइन बन जाएगा ना। तो उस तरह के लाइन को, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब अगर ये स्लोप रिप्रेजेंटेशन है इस तरह का, तो ये तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर इस तरह का कर्व जैसा हो जाए, जिग जैग हो जाए, नीचे की तरफ लाइन आ जाए, तो ये जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ठीक, तो हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ समझ चुके हैं अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसी को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहें, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पर अगर हम लोग दिखाना चाहें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, तो कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ हम लोग टाइम एक्सिस मान लेते हैं कि जैसे ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, यहाँ 3 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड, ऐसे करके। और स्पीड मान लेते, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ये है 20 मीटर पर सेकेंड, ये है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड सो ऑन, ऐसे करके है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी, मान लीजिए कि पहले सेकेंड में इसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो दूसरे सेकंड में भी तो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे सेकंड में भी तो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की ही होगी अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो।
तीसरे सेकंड की भी इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की ही होगी, चौथे सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड की होगी, पांचवें सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड की होगी। तो अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका स्पीड जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड है, और ये रिप्रेजेंटेशन है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पर। अब इस नेचर ऑफ ग्राफ को क्या बोलेंगे, तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस है क्या और ये वाई एक्सिस है क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यूनिफॉर्म स्पीड को का अगर हम लोग स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए तो उसका नेचर क्या होगा, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा कि ये लाइन अपने को दिख रहा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस तरह से अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम लोग एक अलग सा डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो हम लोग फिर से स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस टाइम के लिए है, वाई एक्सिस जो है इस पर हम लोग स्पीड मान लेते हैं। टाइम 1 मिनट सेकेंड, ये मान लीजिए 2 सेकेंड, ये मान लीजिए 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, और यहाँ स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, कुछ इस तरह से। अब अगर 1 सेकेंड के लिए अगर मान लेते हैं स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, दूसरे सेकंड में हो सकता है स्पीड घट के 5 मीटर हो जाए, तीसरे सेकंड में हो सकता है स्पीड बढ़ के 30 मीटर पर सेकंड हो जाए, चौथे सेकंड में हो सकता है उसका स्पीड 30 ही रहे, पांचवें सेकंड में हो सकता है उसका स्पीड घट करके फिर 5 मीटर पर आ जाए। तो अब जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो वो कुछ पैरेलल तो नहीं बनेगा एक्स एक्सिस के, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो किया ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पर। अच्छा एक चीज ध्यान आया, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में ये हो सकता है कि स्पीड 0 हो जाए, लेकिन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में कभी ये नहीं होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो घट करके 0 हो जाए। डिस्टेंस जब भी होगा तो बढ़ेगा ही, घटेगा कभी नहीं, ठीक ना, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर अगले सेकंड में घट के 8 मीटर हो गया, नहीं, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, घटेगा नहीं कभी भी। चलिए तो आगे बढ़ा जाए हम लोग का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दोनों पर ही हम लोगों ने मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझ लिया। अब ये क्या है सो देखिए, तो अगर हम लोगों ने स्पीड पढ़ा डिस्टेंस पढ़ा, तो अगर किसी व्हीकल में बात करें तो स्पीड को मापने के लिए एक अलग डिवाइस होता है इसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा गाड़ी में ये स्पीडोमीटर गाड़ी के स्पीड को दिखाता है, ये जो स्पीड है उसको शो करते रहेगा। और जबकि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है जिस स्पीड में चलते हुए उसको हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर, ठीक। तो ये जो ऑडोमीटर है वो डिस्टेंस ट्रेवल को दिखाता है, जबकि स्पीडोमीटर जो है वो ये दिखाता है कि किस स्पीड से गाड़ी चल रही है। ये दोनों में डिफरेंस है, स्पीडोमीटर मेजर करता है स्पीड को और जबकि ऑडोमीटर मेजर करता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। आपने देखा ही होगा गाड़ी में ये डिजिटल है, बहुत जगह एनालॉग भी होता है, यहाँ पर एनालॉग दिख रहा है, बहुत जगह डिजिटल भी होता है। तो स्पीडोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड ऑडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल। अंडरस्टूड, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा ये डिस्टेंस जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझेंगे और दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो अभी तो हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि टोटल लेंथ कवर, जैसे सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, ए से बी तक आया, बी से सी चला गया, सी से डी आ गया, तो इसका टोटल लेंथ कवर कितना होगा, तो ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट को अगर बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो अगर यही डिस्टेंस ट्रेवल मान लीजिए x किलोमीटर है, ये y किलोमीटर, ये x किलोमीटर, उसका डिस्टेंस ट्रेवल 2x प्लस y हो जाएगा। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि ये है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पैरेलल लाइन तो y है, तो डिस्प्लेसमेंट y होगा, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल तो ये हो जाएगा, ठीक। तो डिस्टेंस तो हम लोगों ने जानना पहले भी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and the final position of a moving body is called displacement, ठीक है। अब थोड़ा सा और एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक आया जो कि 2 मीटर का डिस्टेंस है, और वापस से बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आ गया, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल तो 2 मीटर गया, 2 मीटर आया तो 4 मीटर है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी तो कुछ है ही नहीं, तो 0 है डिस्प्लेसमेंट।
इस तरह से सपोज एक ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर मोशन में एक पाथ पर एक चक्कर लगा लेता है जिसका रेडियस r है, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, तो एक सरकमफेरेंस को कवर करने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके सरकमफेरेंस के बराबर, तो 2 पाई r इसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां से चला वापस से यहीं आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर सेमी सर्कल आधा सर्कल कवर किया तो डिस्टेंस पाई r, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो 2r। बात समझ रहे हैं। अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से चला बी पोजीशन तक और बी से सी पोजीशन तक आया, ए से बी की दूरी 10 मीटर थी और बी से सी की दूरी 8 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल 10 + 8 18 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मात्र 2 मीटर की होगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस इसका मात्र 2 मीटर का है। ठीक, तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। और ज्यादा डिटेल में अगर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझना चाहे तो ये समझते हैं टोटल डेफिनेशन। ये टेबल देख लीजिए, इस टेबल के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है, कि द टोटल लेंथ कवर बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी 0। सेम पाथ पर रिटर्न हो जाए, सर्कुलर पाथ पर चले तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तीसरा बात है कि डिस्टेंस जब भी ट्रेवल होगा तो इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का तो एक डायरेक्शन भी होगा कि किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर डिस्टेंस का केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, दैट मीन्स वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ये जो है डिस्टेंस ये पाथ पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता। पाथ बड़ा होगा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगा, लेकिन पाथ से मतलब ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट को, कैसा भी पाथ हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। अच्छा, डिस्टेंस का हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या 0 डिस्टेंस ट्रेवल। अगर ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो 0 डिस्टेंस ट्रेवल होगा, लेकिन जब चला ही नहीं तो फिर डिस्टेंस क्यों बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तीनों ही हो सकता है। डिस्टेंस को एस के साइन से, डिस्प्लेसमेंट को भी, हालांकि यहाँ पर तो एस वेक्टर के साइन में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे से बोलेंगे। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग यूनिट मीटर ही यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा थोड़ा सा ये समझते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल कर रहा हो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक आ गया स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल तो 5 मीटर है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो 5 ही मीटर होगा, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही हो जाएगा। ठीक, तो इतना डिफरेंस नहीं भी याद करें तो 2-3 डिफरेंस हम आपको बताते हैं, उसको जरूर याद रखिएगा। पहला डिफरेंस डिस्टेंस के लिए कि द टोटल लेंथ कवर बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। डिस्प्लेसमेंट कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी 0। ये वर्ड याद करिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी। अगर बॉडी स्टेशनरी है तो डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन अगर बॉडी मूविंग है तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी 0 नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी 0। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर। और एक और जो बहुत जरूरी बात है, इसको ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होगा। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिए तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन को हम लोग स्पीड बोलते हैं, लेकिन एक नया टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होता है, तो स्पीड को तो हिंदी में स्पीड जो है, स्पीड इसको हिंदी में बोलते हैं गति, जबकि ये जो वेलोसिटी है इसको हिंदी में बोलते हैं वेग। और ये वेलोसिटी क्या होता है, जैसे स्पीड के लिए हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम को स्पीड बोलेंगे, जबकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। अब जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस बोल सकते हैं। पहला तो अंतर फॉर्मूला ही हो गया। दूसरा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। ठीक, अच्छा, इसका भी यूनिट, स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का भी यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड में ही होगा। ठीक, फिर से जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए, यानी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो ऐसे कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा सेम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है जो स्पीड और वेलोसिटी में हम लोगों ने पढ़ाई है। स्पीड किसको बोलते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी का एक डेफिनेट डायरेक्शन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका डायरेक्शन होता है। ठीक, अगला है कि स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, अगर ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो तो स्पीड जीरो होगा, लेकिन अगर मूव कर रहा है तो जीरो नहीं होगा। वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ठीक, स्पीड के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर पर सेकंड, सेम ही यूनिट है। ये बेसिक सा बात है जो कि हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो हम लोगों ने टर्म पढ़ा, स्पीड और वेलोसिटी तो पढ़ ही लिए, एक और टर्म बच गया थोड़ा सा, एक्सेलरेशन। अब जब हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा है तो थोड़ा सा ये एक्सेलरेशन क्या है ये पढ़ते हैं, वेलोसिटी के टाइप को भी पढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं वो समझिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होने की दर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी स्टार्ट किए तो रेस्ट में था, और 5 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 सेकंड में लगा, एक ही बार में तो बढ़ा नहीं होगा, इसका वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ा होगा। 5 सेकंड में 0 से 10 हुआ, यानी हर सेकंड 2-2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पर सेकंड जो स्पीड वेलोसिटी बढ़ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। गाड़ी में कैसे एक्सेलरेटर होता है जो स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। अच्छा, वर्ड यहाँ स्पीड यूज कर रहे हैं लेकिन वेलोसिटी करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन पाथ पर स्पीड और वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा है कि सेम ही होता है। तो सेम ही पाथ पर अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो स्पीड भी वही है जो कि वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है ना, इसको बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज होने का जो रेट है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी माइनस उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ए के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि यहाँ दिया हुआ है, और इसका यूनिट थोड़ा अलग है, यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब हम लोग एक्सेलरेशन भी पढ़ लिए तो कुल मिला के इतने टर्म्स हैं जो कि हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। कौन कौन सा है, तो एक है इनिशियल वेलोसिटी, एक है फाइनल वेलोसिटी, एक है एक्सेलरेशन, एक है टाइम, और एक है डिस्प्लेसमेंट, या इसी को हम लोग डिस्टेंस भी बोलेंगे अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो। ठीक, अब बारी बारी से इसको समझते हैं। टाइम तो हम लोगों ने समझा ही, डिस्प्लेसमेंट भी समझ लिया, अभी एक्सेलरेशन भी समझ लिए, लेकिन फिर से इसके टाइप को समझें उससे पहले थोड़ा सा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी समझ लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां से स्टार्ट हुआ हो, और फाइनल वेलोसिटी मतलब जो लास्ट ऑब्जर्व हुआ हो। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, तो इसका मतलब हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गया 10। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कार मूविंग at a velocity of 10 meter per second and after applying brake it stops in 5 second। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और 5 सेकंड में रुक जाती है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी u हो गया 10 मीटर पर सेकंड, जबकि फाइनल हो गया 0। ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी घट रही है, और जब वेलोसिटी घट रही है तो उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, या इसी को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। या तो निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग अब समझ चुके हैं कि u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है और s क्या है। अब इन सारे टर्म्स को मिला करके मोशन के 3 अलग अलग इक्वेशन बनते हैं जिनको हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। कौन कौन सा इक्वेशन है,
तो पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन तीनों ही इक्वेशन को, ये फॉर्मूला मतलब ये इक्वेशन मोशन का इक्वेशन हो गया, इन तीनों फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी सीक्वेंस में अपन याद करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हो गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन इक्वेशंस को हम लोग कहाँ से लाए, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसका डेरिवेशन पढ़ना है अपने को। तीनों ही फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, फॉर्मूले को प्रूव करेंगे कहाँ से आया फॉर्मूला। और इसको प्रूव करने का दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है और एक मैथमेटिकल मेथड है। तो अपने को ऐसे तो ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, लेकिन हम लोग ग्राफिकल और मैथमेटिकल दोनों ही पढ़ लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो हम लोग ग्राफिकल और मैथमेटिकल दोनों ही फॉर्मूले मेथड से इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन इस डेरिवेशन को करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग तीनों ही फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। इसके अलावा हम लोग इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ प्रॉब्लम को, और एक टॉपिक सर्कुलर मोशन बच जाएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस और आपको न्यूमेरिकल बनाना सिखाया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो सब समझ में आया हो, सारे टॉपिक आपके कवर हो गए हों, और सारे टॉपिक आपको कवर हो गए हों। तो अगर कवर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि क्या नहीं समझ में आया, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।